आज का पैपलॉग देखने वाले सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आप सबको नए वर्ष की हार्दिक बधाई। हम आप सबके लिए दुआ करते हैं कि ये नया साल आपके लिए खुशियां लेकर आए। आप सभी हैरान होंगे कि मैं आज पंजाबी की बजाय हिंदी में क्यों बात कर रहा हूँ। दरअसल बात यह है कि मैंने देखा है कि हम जो पंजाबी हैं हिंदी भी समझ सकते हैं, लेकिन और भारतीय वो पंजाबी नहीं समझ सकते। और वैसे भी पंजाब में कहा जाता है कि नचना गाना मन दा चाओ, जिसका मतलब है कि जहाँ पर हर वक्त खुशियाँ और खेड़े ही मनाए जाते हैं। पर मुझे एक बात का हमेशा ही दुख रहा है कि हमारे पंजाब के लोगों में उतनी चेतना नहीं आई कि वो अपने बच्चों को उस तरह से तैयार कर सकें जैसे कि अदर स्टेट्स वाले अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सारा कुछ अपना दांव पर लगा देते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कंपटीशन में सक्सेस होते हैं। पंजाब क्या सारे भारत में ही मैंने देखा है कि बहुत ही कम लोग हैं जिनके घरों में अपनी लाइब्रेरी हैं और जहां उनके घर में किताबें हैं। कुछ लोग तो सारी ज़िंदगी अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक भी किताब नहीं पढ़ते। मैंने देखा है कि कुछ घरों में हर एक प्राणी के अपने अपने कमरे में अपनी अपनी पुस्तक पड़ी होती हैं। कुछ दिन हुए मैंने एक वीडियो में देखा कि एक माँ प्यो अपना फोन छोड़कर दोनों ने पुस्तक पढ़नी शुरू कर दी और बच्चा पहले मोबाइल से खेल रहा था, लेकिन उस बच्चे ने भी मोबाइल छोड़ के बुक को उठा ली। जैसे हम सबको पता है कि किताबें हमारे लिए कितनी जरूरी हैं, कितना ज्ञान बांटती हैं। मैंने अपने पिछले साल के एपिसोड में यही कोशिश की है कि आप सब तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातें और जो इतिहास की बातें हैं या साहित्य की बातें हैं वो पहुंचाने की कोशिश करूं। आज का जो मेरा विषय है वो अमेरिका की आज़ादी से संबंधित है। अमेरिका में बस्तीवाद 16वीं शताब्दी में शुरू हुआ, जहां पर ब्रिटेन ने सबसे पहले 1607 में जेम्स टाउन वर्जीनिया में अपनी बस्ती स्थापित की। इन्हें इंग्लिश अमेरिका कहा गया। 1807 में इन्हें स्कॉटलैंड राज्य और इंग्लैंड राज्य को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। धीरे धीरे इन बस्तियों की संख्या 13 हो गई। इन्हें इंग्लिश अमेरिका कहा गया। 1707 में इन्हें स्कॉटलैंड राज्य और इंग्लैंड राज्य को मिलाकर ग्रेट ब्रिटेन का नाम दिया गया। अब 1765 में ब्रिटिश सरकार को अपनी 13 अमेरिकन बस्तियों में रहने वाले 10,000 सैनिकों और अधिकारियों के लिए पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने एक टैक्स लगाया जिसे स्टैंप एक्ट के नाम से जाना गया। इसके विरोध में लोग अपने प्रदर्शन करने लगे। बोस्टन शहर में रहने वाले 9 देशभक्त लोग, जिनका नेता जॉन हैनकॉक था, और इस ग्रुप में सभी मध्य वर्ग के व्यापारी थे जिन्हें लॉयल 9 कहा गया है, ने एक गुप्त मीटिंग की और एबनेजर मैकेंटॉश के आंदोलन को खाना पीना और बाकी सब की पूर्ति के लिए अपना भरपूर सहयोग दिया। पहला विद्रोह एक बड़े एलम के पेड़ के नीचे हुआ जिसे ट्री ऑफ लिबर्टी कहा गया। 14 अगस्त 1765 को बोस्टन में स्टैंप एक्ट कमिश्नर एंड्रयू ओलिवर के पुतले जलाए गए। ओलिवर के इस्तीफा देने के बावजूद भी उसके सहयोगी लेफ्टिनेंट गवर्नर थॉमस हैचसन के घर को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद जय आंदोलन बाकी बस्तियों में भी फैल गया। 1766 में स्टैंप एक्ट को खारिज करने का प्रस्ताव रखने के जश्न में मैसाचुसेट्स में पिलर ऑफ लिबर्टी का निर्माण किया गया। 14 अगस्त 1759 मतलब 14 अगस्त 1769 को बोस्टन सन्स ऑफ लिबर्टी ने अपनी चौथी वर्षगांठ मनाई। उस समय भारत बंगाल में अकाल पड़ गया तो भारत से पैसे में कमी आ गई और कंपनी दिवालिया होने तक पहुंच गई। उस पैसे की पूर्ति के लिए उसके बाद 17 मई 1773 को एक चाय एक्ट बनाया गया, जिसके तहत सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को चीन से आयात चाय बेचने पर टाउनशेड एक्ट के अधीन टैक्स में छूट दी गई। सन्स ऑफ लिबर्टी ने इसका विरोध किया। सितंबर और अक्टूबर 1774 में ईस्ट इंडिया कंपनी के 7 जहाजों को बस्तियों के लिए चाय के साथ भेजा गया, जिसमें 4 बोस्टन के लिए और एक न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया और चार्ल्सटन के लिए थे। 2000 पेटियों में 2,70,000 किलो चाय थी। बेंजामिन रश ने अपने साथी देशवासियों से चाय की लैंडिंग का विद्रोह करने का आग्रह किया। जब बोस्टन बंदरगाह पर ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज चाय लेकर पहुंचे तो उस शाम 30 से 130 प्रदर्शनकारी, जिनमें से कुछ ने मोहाक इंडियन जोधाओं
की पोशाक पहन रखी थी जहाज पर चढ़ गए और सभी 342 पेटियां 3 घंटे में बंदरगाह के पानी में फेंक दी। यह आज के 15 लाख पाउंड के बराबर नुकसान था। ब्रिटिश सरकार ने इसे विद्रोह माना और अपना कठोर रुख अपनाया। उधर कुछ दिनों बाद फिलाडेल्फिया में भी चाय पार्टी ने चाय को उतरने नहीं दिया और ना ही इसे नष्ट किया, बल्कि पूरी खेप ही वापस इंग्लैंड भेज दी गई। इसके लिए प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ ने कहा, परिणाम चाहे जो भी हो, हमें कुछ खतरा तो उठाना ही चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। यह एक ऐतिहासिक घटना बन गई। इसे सख्ती से निपटने के लिए वर्ष 1774 में संसद ने असहनीय एक्ट पास कर दिया, जिसके तहत मैसाचुसेट्स में स्थानीय स्वशासन खत्म कर दिया गया और बोस्टन में व्यापार बंद कर दिया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी को नष्ट हुई चाय के लिए भुगतान किया जाना चाहिए। इस कानून के विरोध में 13 ही बस्तियों में आंदोलन हुए और फिलाडेल्फिया में पहला, जिसमें ब्रिटेन सम्राट को इन कानूनों को रद्द करने की दरखास्त की गई और अक्टूबर 1774 में महाद्वीप एसोसिएशन बन गई। इसके कारण मामला और तूल पकड़ गया और 19 अप्रैल 1775 को लेक्सिकन और कॉनकॉर्ड लड़ाई हो गई। खासकर बेंजामिन लेब्राई के अनुसार एक जिद्दी लॉर्ड नॉर्थ प्रधानमंत्री ने अनजाने में पुराने ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील ठोक दी थी। इसके बाद लोगों ने इसी तरह के कार्य किए, जैसे कि पेगी स्वीटर्ड को जलाना। इसी से अमेरिकी क्रांतिकारी युद्ध की शुरुआत हुई। 1775 को ब्रिटेन ने सुलह प्रस्ताव पास किया। 2 जुलाई 1776 को दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस की बैठक में ली रेजोल्यूशन पास किया गया। 4 जुलाई को इन 13 बस्तियों ने अपनी आजादी का ऐलान कर दिया, जो कि थॉमस जेफरसन के द्वारा तैयार किया गया खरड़ा था। इस मते को पास किया गया और इससे कारण स्पष्ट करते हुए इस पत्र पर 56 लोगों ने हस्ताक्षर किए। इन्हें जन्मदाता के नाम से जाना गया। इसमें ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज III को एक स्थायी मांगों वाला चार्टर दिया गया, जिसमें उन पर दोष लगाए गए। इन शिकायतों में किंग जॉर्ज III पर जो इल्जामात लगाए गए थे वो इस तरह थे। उन्होंने उन कानूनों को मंजूरी देने से इनकार कर दिया है जो सभी की भलाई के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। उन्होंने अपने राज्यपालों को तत्काल और जरूरी महत्व के कानूनों को पारित करने से मना किया है। बादशाह पूरी तरह ध्यान नहीं देता। उन्होंने बड़ी संख्या में लोगों की सुविधा के लिए अन्य कानून पारित करने से इनकार कर दिया है। उनके नुमाइंदे चुनने के अधिकार को छीना जा रहा है। वह सिर्फ अत्याचार करने वालों का ही साथ देते हैं। उन्होंने संसद के अधिवेशन दूर स्थानों पर बुलाए हैं जहां नुमाइंदे पहुंच ही ना सके। इसका एकमात्र उद्देश्य उन्हें अपने अफवाहों के पालन करने से ही है। लोगों के अपने अधिकारों पर आक्रमणों के विरोध करने के कारण उन्होंने उनके प्रतिनिधि सदनों को बार बार भंग किया है। उन्होंने लंबे समय तक लोगों को निर्वाचित करने से इनकार कर दिया। सांसद की शक्तियों का प्रयोग आम जनता कर रही है। बाहरी शक्तियों से देश पर आक्रमण का डर है। उन्होंने जनसंख्या को बढ़ने से रोकने, विदेशियों के नागरिक बनने के कानूनों में बाधा, अन्य लोगों को यहाँ प्रवास के लिए रोकना, भूमि के लिए शर्तों को बढ़ा देने जैसे काम किए हैं। उन्होंने न्यायिक कानूनों पर अपनी सहमति देने से इनकार करके न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने जजों को उनके पद की अवधि, वेतन की राशि और भुगतान के लिए केवल अपनी इच्छा पर निर्भर बना दिया है। उन्होंने नए कार्यालय लोगों को परेशान करने, उनकी संपत्ति हड़पने के लिए बनाए और अधिकारियों की टोलियां यहां भेज दी हैं। उन्होंने शांति के समय भी विधानसभा की सहमति के बिना सेनाएं रखी हैं। सेना को नागरिक शक्ति से स्वतंत्र और श्रेष्ठ बनाने का काम किया है। उन्होंने दूसरों के साथ मिलकर हमें एक ऐसे निज़ाम के अधीन कर दिया है जो हमारे संविधान के विरुद्ध है, जिसे हमारे कानूनों द्वारा मान्यता नहीं दी गई है। उनके कानून हमारे ऊपर थोपने की अपनी स्वीकृति दे दी है। हमारे बीच सशस्त्र सैनिकों की बड़ी टुकड़ियों को इसलिए रखा है कि लोगों को इन सैनिकों से बचाव के नाम पर एक नकली कोड बनाई है। विश्व के सभी भागों के साथ हमारा व्यापार समाप्त कर सकें, हमारी सहमति के बिना हम पर कर लगा सकें। कई मामलों में हमें जूरी द्वारा सुनवाई के लाभ से वंचित करने के लिए, हमें झूठे अपराधों के लिए मुकदमा चलाने के लिए, समुद्र के पार ले जाने के लिए, पड़ोसी प्रांत में अंग्रेजी कानून की स्वतंत्र प्रणाली को समाप्त करने, वहां एक मनमानी सरकार की स्थापना करने और इसकी सीमाओं को बढ़ाने के लिए, ताकि जय इन बस्तियों में समान तानाशाही शासन लागू करने के लिए एक उदाहरण बने। हमारे चार्टर को छीनने,
मूल्यवान कानूनों को खत्म करने और हमारी सरकारों के स्वरूप को बदलने के लिए, हमारे अपने विधानमंडलों को भंग करने तथा सभी मामलों में हमारे लिए कानून बनाने की शक्ति अपने हाथ में लेने की घोषणा करने के लिए उन्होंने हमें अपने राज्य से बागी घोषित करके हमारे विरुद्ध युद्ध छेड़कर जहां सरकार का त्याग कर दिया है। उन्होंने हमारे समुद्रों को लूटा है, हमारे तटों को तबाह किया है, हमारे शहरों को जला दिया है और हमारे लोगों का जीवन नष्ट किया है। इस समय वह विदेशी भाड़े के सैनिकों की बड़ी सेना लेकर जा रहा है ताकि विनाश और अत्याचार के कार्यों को पूरा किया जा सके, जिसकी शुरुआत क्रूरता और विश्वासघात की परिस्थितियों के साथ हो चुकी है, जो कि सबसे बड़े बर्बर युगों में भी नहीं देखी गई। सम्राट इस बड़े राज्य के लिए पूरी तरह से योग्य नहीं है। उसने समुद्र में बंदी बनाए गए हमारे साथी नागरिकों को अपने देश के विरुद्ध हथियार उठाने, अपने मित्रों और भाइयों का जल्लाद बनने, उनके हाथों मर जाने के लिए मजबूर किया है। उसने हमारे बीच घरेलू विद्रोह उकसाया है, हमारे बस्ती निवासियों के ऊपर निर्दयी भारतीयों को आक्रमण के लिए उकसाया है, जिनका युद्ध का एक ही मकसद विनाश होता है। अंत में नेताओं ने यह एक मत से फैसला किया कि लोगों की इच्छा के अनुसार और अपनी आज़ादी के हक की पूर्ति करते हुए हम ब्रिटिश राज्य से पूरी तरह रिश्ता तोड़ते हैं। अब हम आज़ाद हैं और सभी फैसले खुद ले सकते हैं। इस तरह 4 जुलाई को अमेरिका का आज़ादी दिवस है। अब बात करते हैं उन 56 लोगों की जिन्होंने आज़ादी के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 24 वकील और जज थे, 15 व्यवसायी, 9 बड़ी जमीन के मालिक, सभी अच्छे खाते पीते घरों के पढ़े लिखे व्यक्ति थे। उन्हें भी पता था कि वक्त आने पर उनकी मौत निश्चित है। कार्टर वैक्सन एक व्यापारी और बड़ा किसान था। ब्रिटिश नेवी ने उसके जहाज़ों को डुबा दिया। उसने अपना कर्ज उतारने के लिए अपनी जायदाद बेच दी और आप चिथड़ों में ही मर गया। थॉमस मकिम अपने परिवार के साथ ब्रिटिश का भगौड़ा करार दिया गया। उसकी पूरी जायदाद जब्त कर ली गई और वह गरीबी में रहा। 8 और लोगों की भी जायदाद जब्त कर ली गई। नेल्सन के घर को उड़ा दिया गया और वो दिवालिया होकर मर गया। फ्रांसिस लुइस के घर को भी तबाह कर दिया गया। उसकी पत्नी को जेल में डाल दिया गया और कुछ मास पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। जॉन हार्ट, जो कि एक आटा मिल के मालिक थे, अपनी बीमार पत्नी के पास बैठे हुए थे जब उनको कैद करने के लिए उनके घर पर छापा पड़ा। वह अपने 13 बच्चों के साथ भाग निकले। उनके खेत खलियान और आटा मिल सभी तबाह कर दिए गए। वह खुद जंगल और गुफाओं में 1 वर्ष तक छिपते रहे। जब वह वापस परते तो सभी कुछ तबाह हो चुका था और सभी जुदा हो गए थे। उनकी पत्नी मर चुकी थी और कुछ समय पश्चात उनकी भी मौत हो गई और भी कई लोगों की मौत इसी तरह से हुई। सभी पढ़े लिखे लोग थे जो चाहते तो अच्छा जीवन जी सकते थे, पर उन्होंने आज़ादी का रास्ता चुना। आज़ादी के परवानों के साथ हर देश में यही होता आया है। इसके बाद आज़ादी की लंबी लड़ाई चली, जो पेरिस की 3 सितंबर 1783 की संधि के साथ खत्म हुई और अमेरिका एक आज़ाद देश बन गया। जॉर्ज वाशिंगटन ने 30 अप्रैल 1799 में पहले राष्ट्रपति के तौर पे शपथ ग्रहण की। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म होता है, जिसमें मैंने आपको अमेरिका की आज़ादी के बारे में बताया। आगे के एपिसोड में मैं फिर आपसे किसी और विषय पे बात करूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।